अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुलसवा है और मैं MA 4 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का टॉपिक है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ ऐसी खबरें होती है जो झूठ पर मुबनी होती हैं, जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये लोगों को गुमराह करने या फिर हकीकत को छिपाने के लिए फैलाई जाती है। इसमें पूरी झूठ नहीं होती, कुछ परसेंट झूठ होता है, सच होता है और इसमें ज्यादा झूठ होता है। डिसइंफॉर्मेशन वो होती है जो हम जानबूझ के फैलाते हैं। जैसे कोई खबर है और उस जैसे कोई गुमराह करने या गलत मालूमात होती है, ये ऐसी मालूमात होती है जो जानबूझकर गलत या गुमराह करने के लिए फैलाई जाती है ताकि किसी फर्द, ग्रुप या समाज को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी खास पैमाने को फरोग दिया जाए। मिसाल के तौर पर इलेक्शन के दौरान ऐसा होता है कि सब पार्टी वादे करती हैं कि हमारी पार्टी बनती है तो हम ये लोगों के लिए ये करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन जो गैर इरादी तौर पर या गलत फहमी की वजह से फैलाई जाती है। इसमें धोखा देने या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत शामिल होती है। मिसाल के तौर पर जैसे वैक्सीन कोरोना आया था, कैमरे से बाहर निकल गए थोड़ा जैसे कोरोना आया था तो उसमें वैक्सीन लेने से पहले बहुत अफवाह फैलाई गई थी कि वैक्सीन मत लो, इससे लोगों की मौत हो रही है। हकीकी मालूमात और जाली मालूमात में फ़र्क। हकीकी मालूमात तस्दीक शुदा ज़राए पर मुबनी होती है। इसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं। वक्त के साथ नई तहकीक के मुताबिक अपडेट होती है। सच्चाई पर मुबनी और हकीकत पसंद जाना होती है। जाली मालूमात बगैर तस्दीक के फैलाई जाती है। ज़्यादातर अफवाहों, ज़ाती राय या सनसनी खबरों पर मुबनी होती है। ज़्यादातर सोशल मीडिया और गैर मुस्तनिद वेबसाइटों पर वायरल होती है। फैक्ट न्यूज कैसे चेक की जाए? ज़राए की तस्दीक करनी चाहिए और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक करना चाहिए कि ये खबर सब प्लेटफॉर्म पर है या नहीं। तस्वीर और वीडियो की जांच करें। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करें। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ये सब है, इन पे चेक कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ है हमें लग रहा है कि ये फेक है तो इस पे हम चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद आलम। मैंने अपना प्रेजेंटेशन प्रोफेसर सरवरी सर के अंदर और PhD स्कॉलर नुसरत आफरीन के अंदर किया है। मेरा जो उन्वान है हमास इजराइल अमन मुआहिदा का मुस्तक़बिल। जैसा कि मालूम है कि हमास और इजराइल के माबैन जंगबंदी मुआहिदा 19 जनवरी से तय पा गया है, जो कि मुसलसल 15 माह तक जारी इजराइल की जानिब से कत्ले आम का सिलसिला जारी रहा। इस जंगबंदी मुआहिदे में कतर और मिस्र के सालिसों का एक अहम किरदार रहा और इस पूरे जंगबंदी में 48,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद हुए और 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और गज़ा के वहाँ के न्यूज़ मीडिया के मुताबिक ये बात आई है कि तकरीबन 11 से 12,000 फ़िलिस्तीनी ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें इस तौर पर तस्वुर किया जा रहा है कि वो अब शहीद हो चुके हैं। अगर हम बात ये करें कि इस मुआहिदे के तहत क्या अमल आया है, तो इस मुआहिदे में 3 मरहलों में इस मुआहिदे को तरतीब दिया गया है। पहले मरहले में गज़ा पट्टी में 42 से 60 दिन तक जंगबंदी रहेगी और इस जंगबंदी में इजराइल के 33 यरगवालियों को हमास रिहा करेगी और इनके बदले में इजराइल मखसूस तादाद में फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। अगर हम
डाटा देखते हैं तो इजराइल के 73 कैदी पहले मरहले में उसे टोटल इजराइल के 74 से 73 कैदी हैं, जिनमें से 33 कैदी इजराइल के रिहा करने की बात कही गई हमास की जानिब से। और इसमें जो अभी तक 16 कैदी यरगमालियों को हमास ने रिहा कर दिया है, मगर अभी भी जब हटाओ बोले तो हटाओ, आप तो अपनी तरफ से हटा रहे। हम बात कर रहे हैं अमन मुआहिदे के तहत अब तक क्या हुआ है। इस मुआहिदे के तहत हमास ने अब तक 16 यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया है, जिसके एवज में इजराइल ने तकरीबन 730 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा दी है। इजराइल ने खुराक और बुनियादी इमदादी अशिया के 8,500 ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी है, मगर ताहम अगर ये बात करें तो ये शराइत के तहत 12,000 ट्रक वहाँ मौजूद होनी चाहिए थी, जो कि अब तक वहाँ नहीं हुए हैं। इसके अलावा 2 लाख खेमे गजा को फराहम किए जाने थे, लेकिन अभी तक तकरीबन 10% ही वहाँ पे खेमे वहाँ पर फराहम की गई है। जिसके तनाज़ुम में अगर हम ये देखते हैं तो हमास और इजराइल के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ती जा रही है, जिसके तहत ये गुमान लगाया जा रहा है कि जंग बंदी मुआहिदे को ख़तरा लाहिक हो सकता है। हमास ने 10 फरवरी को यह ऐलान किया कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजरायली कैदियों की रिहाई को मुलतवी कर रहा है। हमास ने ऐसा क्यों कहा? हमास की उन्होंने अपनी वजह, अपने कारण बताए, जिसमें हमास ने कहा कि इजराइल अपने जो मुआहिदे, अमन मुआहिदा, उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पट्टी में जो लोग हैं, बेगुनाह लोग, उन पर बमबारी कर रहे हैं और जो मुआहिदे तय किए गए थे उस पर इजराइल कायम नहीं है, जिसको लेकर हमास ने ये ऐलान किया कि यरगमालियों की जो रिहाई है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा रहा है। जिसके बाद 11 फरवरी को इजरायली वज़ीर आज़म ने भी पैगाम जारी किया कि अगर हमास आइंदा 15 फरवरी, हमास आने वाली तारीख जो 15 फरवरी हफ्ता बरोज़ हफ्ता है, अगर उस मुद्दत, उस मुअय्यना वक्त तक अगर रिहाई मुमकिन नहीं बनाया तो हम इजराइल हमास के ख़िलाफ़ यानी गजा में दोबारा वहाँ पर बमबारी शुरू कर देगा और अमन मुआहिदा को ख़त्म कर देगा। जिसके बाद अमरीकी सदर ने भी ये अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि हमास मुकम्मल तौर पर अपने पूरे इजराइल के कैदियों को छोड़े, वरना वो जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहबाज है और आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं एडोलसेंस। तो सबसे पहले हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जी, हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एडोलसेंस, जिसको हमने तैयार किया है सादिया नज़ार और प्रोफेसर मेराज सर की रहनुमाई में। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडोलसेंस क्या चीज़ है। एडोलसेंस एक ट्रांजिशनल फेज है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में आता है। ये आमतौर पर 13 साल से 17-18 साल के बीच का एक पीरियड होता है। इस दौरान फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस और बहुत सारी इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। हम समझेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं एडोलसेंस में। सबसे पहले इसमें ग्रोथ स्पर्ट्स और ऊंचाई में वृद्धि। जब हम इस उम्र में होते हैं जहां चाइल्डहुड से निकलकर अडल्टहुड में प्रवेश कर रहे होते हैं तो हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा है वॉइस चेंजेस, स्पेशली इन बॉयज। जब लड़के अडल्टहुड में प्रवेश करते हैं तो उनका आवाज भारी होने लगता है। आवाज भारी होने का मुख्य कारण है टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि। लड़कों में खासकर टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि बढ़ने लगती है और इसका स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिनमें एक आवाज भी है। स्किन ऑयली होना, हार्मोनल के बदलाव के कारण स्किन ऑयल अधिक ऑयली होने लगता है। स्किन ऑयली होने का मुख्य कारण है एंड्रोजन हार्मोन। इस दौरान सेबेसियस ग्लैंड्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं,
जिससे अधिक मात्रा में सेवक नमक का उत्पादन होता है। इसके वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिंपल्स आने लगते हैं। अब बात करते हैं मेंटल और इमोशनल चेंजेस की। इसमें जब लड़का अडल्टहुड में प्रवेश करता है तो उसे करियर की टेंशन होने लगती है, एजुकेशन की टेंशन, कैसे क्या करेंगे अपने जीवन में, इन सब चीज के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद फिर है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कभी बहुत खुशी महसूस होगा, कभी बिना बात के उदास हो जाता है। ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। उसके बाद सोशल रिलेशनशिप और दोस्ती बहुत मायने रखने लगते हैं इस वक्त। किसने क्या बोल दिया, क्या सोच रहा है, वो सब मायने रखने लगता है। उसके बाद है टिप्स फॉर हेल्थी एडोलसेंस। इनके लिए मेंटेन बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सोना चाहिए अच्छा, ताकि स्ट्रेस मैनेज हो और मूड स्विंग्स ज्यादा ना हो। अपने फैमिली से, दोस्त से और भरोसेमंद आदमी से खुलकर बात करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो अच्छे से बात करके उनको बताना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा, बीए जर्नलिज्म स्टूडेंट। हमारे मेंटर हुसैन सर हैं और स्कॉलर मेंटर शहनवाज सर हैं। और मेरा टॉपिक है डिटोरिएटेड कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एजुकेशन। जो इंडियन मुस्लिम्स की जो एजुकेशन में परफॉर्मेंस है और उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में मेरा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वो मार्जिनलाइजेशन को फेस कर रही है। मतलब उनके साथ हर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको एक्सक्लूड किया जाता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली। मतलब वो हर जगह अपने आप को एक अलग, मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वो उस मकाम पे नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए था और जो उनकी पोजीशन होनी चाहिए थी। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के बावजूद भी उनकी हर जगह एक बहुत कम क्वांटिटी है, एक बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। और जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है वो अनजस्टली ट्रीट करती है माइनॉरिटीज़ को। और इसके सोशल मार्जिनलाइजेशन है। हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और ड्रेसिंग के बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और हमें एक्सक्लूड किया जाता है हमारी सोसाइटी से, क्योंकि हम उनसे कुछ अलग दिखते हैं। उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग हमारी ड्रेसिंग उनसे अलग है तो हम उनके लिए एक अलग हैं। और इसके एग्जांपल्स है दिल्ली राइट्स, गुजरात राइट्स, मॉब लिंचिंग हुई थी नासिर और जुनैद की हरियाणा में, जहाँ पे उनको जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद है अलवर खान जो हरियाणा के थे, इनको जो गौ रक्षक थे इन्होंने उनको मार दिया था। तबरेज़ अंसारी झारखंड के, कर्नाटका का जो हिजाब बैन हुआ था 2002 में, जो कुछ टाइम पहले इशू था वो। जयपुर मुंबई ट्रेन में जो एक आरपीएफ कांस्टेबल ने 3 लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा था कि वो मुसलमान है। तो ये सारे एग्जांपल्स है कि किस तरह हमारे साथ सोशल मार्जिनलाइजेशन हमें फेस करना पड़ता है, किस तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है सोशली। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है हमारे एजुकेशन पे क्या हम लोग कितने ज़्यादा बैकवर्ड है एजुकेशन लेवल पे। हमारा जो स्टेटस है वो एससी और एसटी से भी ज़्यादा ख़राब है। जो मुस्लिम का जो डाटा है उसमें 4.6% हम एजुकेटेड है, जबकि एससी और एसटी 14.25% और एसटी 13.1% है। और 4 में से एक बच्चा मुसलमानों में या तो वो कभी स्कूल ही नहीं गया होता है या फिर वो ड्रॉप आउट होता है। ये हमारा एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड है एजुकेशन में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो हमें इग्नोर करती है हमारे इश्यूज़ को। हमारी जो स्कॉलरशिप्स थी जिनकी वजह से हमारा सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि मुसलमानों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। वो थोड़े मतलब मुसलमान कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा लेवल पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स है उनको फाइनेंशियली जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स को देकर उनको बैन किया गया, स्टॉप किया गया। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को बंद किया गया 2022 में, मानव को बंद किया गया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद किया गया। उसके बाद जो हजरत महल स्कॉलरशिप थी उससे 15 लाख स्टूडेंट्स बेनिफिट मतलब फ़ायदा लेते थे, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया। जो मदरसे स्कॉलरशिप थी वो भी स्मृति ईरानी ने बंद कर दी थी जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थी।
माइनॉरिटी अफेयर्स की में भी मिनिस्टर थी वो उस टाइम, मुझे याद नहीं है। और उसके बाद है पढ़ो प्रदेश, ये एक स्कॉलरशिप दी जाती थी जो स्टूडेंट्स मतलब फॉरेन जाके पढ़ना चाहते थे उनको, वो भी गवर्नमेंट की साइड से बंद कर दी गई थी। ये गवर्नमेंट की साइड से मतलब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और हम लोग मुसलमानों को इग्नोर जो जिस तरह किया जाता है ये है उसके बारे में। नेक्स्ट लाइन, लिटरेसी एंड एनरोलमेंट क्राइसिस। जो मुस्लिम्स की जो लिटरेसी रेट है ये 2011 से ऐसा गलती से मेरा हो गया, जैसे 2003 का था, सच्चर कमेटी का सेंसस था जिसमें मुस्लिम्स की जो लिटरेसी रेट था वो 65.5% है, लोवेस्ट। हम मुस्लिम्स जो है वो टेक्निकल फील्ड में सबसे कम है, हम लोग के रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है मुस्लिम्स के। हायर एजुकेशन में सबसे कम मुसलमान है, सिर्फ 3% मुस्लिम ही है जो UGC लेवल तक पहुंच पाता है। उसके बाद है हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो IAS IPS और जो हमारे MLA जो हमारे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा कम है। Lacking of education opportunities, defense, social and economic exclusion, government policies should focus on exclusive development. Education is the key to breaking the cycle of marginalization. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़की अख्तर है। मैं BA शोबे तरसील आम्मा व सहाफ़त का पहले साल का तालिब इल्म हूँ। मैंने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है डॉक्टर मिराज अहमद साहब और सादिया नज्जार ने के अंदर भी किया है। मेरा जो मौजू है वो हेल्थ मिथ्स है, सेहत के बारे में आम गलत फहमियाँ, उस पर एक हम जायजा लेंगे कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि समाज में फैल चुकी होती हैं लेकिन उसका साइंस के तहकीकात पर कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये मनगढ़ंत बातें होती हैं, कयास पर मबनी होती हैं। आगे, आम सेहत के बारे में गलत तस्वुरात। आमतौर पर हमारे माशरे में कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में इंसान को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे नज़ला ज़ुकाम ये सब होता है। ये गलत है। हकीकत ये है कि सर्दी के मौसम में जब इंसान बंद जगहों पर होता है तो आपस में लोग बैठे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे नज़ला ज़ुकाम होता है। इसी तरीके से कहा जाता है कि चीनी मत खाओ, उससे शुगर की बीमारी होगी। ये कोई हकीकत नहीं है। शुगर की बीमारी जो है वो इस बात पर मबनी है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का क्या उसूल है, आप क्या खाते पीते हैं, आप जो है अपने सेहत के हिसाब से मोटे हैं कि पतले हैं, इन सब बातों पर मबनी होती है। आगे, हमारे माशरे में एक झूठ फैली हुई है कि रोज़ाना 8 गिलास पानी पीजिए, आप जो है सेहतमंद रहेंगे। इसका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि जिस्म जो है हर इंसान का मुख्तलिफ ज़रूरियात है। अब कोई आदमी है वो रोज़ाना खाना पीना के साथ साथ जो है फल फ्रूट खाते हैं। अब बाज़ फल फ्रूट ऐसे हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा है, तरबूज है। अगर ये हम खा लेते हैं तो उसमें कुदरती तौर पर पानी हासिल हो जाता है जिस्म को। अगर कोई इंसान है उसको 8 गिलास से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है या किसी को कम की ज़रूरत है, अगर हम इस बात पर अमल करेंगे तो नुकसान पहुंच जाएगा। मतलब यह है कि पानी पीने के सिलसिले में अगर हमें पता करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्यास और पेशाब को देखें। पेशाब अगर हल्का पीले रंग का होगा तो यह सही माना गया है, और प्यास जो है जब आपके बॉडी को पानी की जरूरत होगी कुदरती तौर पर आपको प्यास लग जाएगा। उंगलियों को चटखाना जरर है, मतलब उंगलियों को चटखाने से नुकसान पहुंचता है, ये गलत है। ये उंगली जो है जब हम इसको चटखाते हैं तो यहाँ पर जो हड्डियां हैं यहाँ पर गैस बनता है, जब हम उसको चटखाते हैं तो वो बुलबुला फूटता है जिसकी आवाज हमें सुनाई देती है। ये रिसर्च किया है डॉक्टर रोनाल्ड इंगल्स ने। इन्होंने 60 साल तक अपने एक हाथ की उंगली को बराबर बजाते रह गए और दूसरे हाथ को छोड़ दिया। जब 60 साल हुआ तो नतीजा ये निकला कि दोनों हाथ में न किसी तरीके की कोई कमी वाक़ई हुई न नुकसान पहुंचा। मतलब आप उंगली चटखा सकते हैं, हाँ अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचे उंगली चटखाने से डॉक्टर से मशवरा करें। गलतफहमी, दूध पीने से हड्डियों की कमजोरी नहीं होती,
ये गलत बात है। इसलिए कि सिर्फ आदमी दूध पीता रहे, खाना ना खाए, पानी ना पिए और वो कहे कि मेरी हड्डी मजबूत हो रही है, ये भी गलत चीज़ है। आप जो है दूध पीजिए, वो आपके जो है सेहत के लिए मुफीद तरीन साबित होगी आगे। ये जो दूध पीने से हड्डियों की सेहत की जमानत नहीं मिलती, मतलब ये है कि सिर्फ आप दूध मत पीजिए, आप दूध भी पीजिए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, वर्जिश कीजिए, कैल्शियम की चीज़ें, विटामिन डी, इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। सांवली जिल्द, मतलब जो सांवले लोग होते हैं, जिनकी चमड़ी सांवली होती है, वो लोग कहते हैं कि ये जो है ना ज़्यादा अच्छे होते हैं ये गोरे लोगों से। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो खाते पीते हैं वो असर अंदाज करता है कि भाई आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं। आपकी अंदरूनी सेहत इस बात पर मबनी है कि आपका चेहरा, आपके कलर्स, आपके जो है चमड़े जो है कैसे होंगे। आगे बाखबर रहें। सेहत के बारे में नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई चीज का इल्म ना हो तो आप समाजी इल्म पर अमल न करें, बल्कि मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आप देखें। जो लोग डॉक्टर्स हैं आप उनसे जाकर के मिलें। और हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, इसके नाते जिस तरह सही खबर हासिल करना है उस तरह सेहत के बारे में सही खबर हासिल करें और सही जिंदगी गुजारें, फल फ्रूट खाएं, सही ग़िज़ा खाएं, जिससे हम सेहतमंद रह सकें, इधर उधर की बातों में आकर के अपने सेहत को बर्बाद न करें। आपने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली? इन्फॉर्मेशन डॉक्टर रोनाल्ड इंगस की रिसर्च है, जो मेडिकल साइंस के रिसर्चर हैं। एंड एक ये कि आपने मतलब रेफर किया ना कि दूध पीने से कमजोरी नहीं होती, तो कोई ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ दूध पियो, जो गजा है ले ही रहे ना उसके साथ पीना है, मतलब कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि सिर्फ दूध पियो। वो जो मतलब आप इतना हड्डियों के लिए कैल्शियम नहीं मिलता है? नहीं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो 4 चीज़ों के साथ, ग्लूकोज है, कैल्शियम है, विटामिन डी के इस्तेमाल के साथ साथ हर जगह पे 4 चीज़ें मेंशन होती है खाने के साथ। जी, तो वही मैं बाद में बताया। तुम्हारे चूंकि तुम बड़े क्लेम कर रहे थे तो रेफरेंसेस जरूरी थे, अगर रेफरेंस दे देते तो इतने सवाल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजार है और मैं प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ प्रोफेसर मिराज मुबारकी सर और PhD स्कॉलर तहियत मैप के। मेरा जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया की क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया को देखते हैं, वो क्या है। सोशल मीडिया से मुराद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस हैं जो लोगों को मवाद बनाने, बांटने और मवाद के साथ तामील करने के साथ साथ दूसरों के साथ राब्ता कायम करने की इजाज़त देते हैं। यह प्लेटफॉर्म्स मवासलात, नेटवर्किंग और मालूमात, नज़रियात और मीडिया जैसे मतन, तस्वीर और वीडियोज़ के तब्दीली की सहूलियत फराहम करते हैं। कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक क्या करते हैं कि इंसान को जोड़ते हैं, एक दूसरे से हमें जोड़ते हैं। जैसे फेसबुक है उसमें हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी को, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि हम किसी दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो हम किसी फ़ोटो को पोस्ट करते हैं ताकि हम दिखाते हैं कि हम इस जगह पे मौजूद हैं। और जैसे कि ग्रुप भी बनते हैं फेसबुक, इसमें ग्रुप बना के हम किसी पे बात करते हैं, किसी टॉपिक पे ग्रुप बनाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को। फिर इंस्टाग्राम फोकस ऑन फोटोज़, वीडियोज़ एंड स्टोरीज, जैसे कि वहाँ पे फोटोज़ लगाते हैं, स्टोरीज करते हैं, वीडियोज़ छोड़ते हैं, कुछ भी बना के छोड़ सकते हैं। ट्विटर यूज फॉर शॉर्टिंग, जहाँ पे न्यूज़ अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखे जाते हैं। दुनिया की जितनी भी बातें होती हैं वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कौन सा लॉ पास किए हैं, आज क्या चल रहे हैं, दुनियावी बातें अक्सर ट्विटर पे होते हैं। और जैसे यूट्यूब को तो सबको पता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं कि वीडियोस जैसे कुछ भी देखना होता है तो अक्सर हम यूट्यूब में ही जाते हैं और इधर उधर बहुत कम जाते हैं। अक्सर यूट्यूब खोलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे व्हाट्सएप में क्या करते हैं कि वीडियो कॉल बात करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है हम वीडियो कॉल फ़ौरन बात करते हैं उनसे, वीडियो कॉल बात करते हैं, चैट करते हैं। सोशल मीडिया का एडवांटेज हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उनके पास डाटा है, मोबाइल है, तो वो आराम से किसी भी कोने में बैठ के दुनिया की किसी भी न्यूज़ को देख सकता है। दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें पता होता है। कम्युनिकेशन
कनेक्टिविटी, दुनिया के किसी भी कोने में वो आराम से किसी से भी बात कर सकता है, वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, चैट हो, किसी से भी आराम से बात कर सकता है। एजुकेशन जो ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमने अक्सर आजकल जो एजुकेशन ले रहे हैं अक्सर ऑनलाइन ही ले रहे हैं। हमने किताब छोड़ बैठे हैं, हमने किताब छोड़ दी है। जो भी ज़रूरत होती है हम तुरंत मोबाइल खोलते हैं और पता कर लेते हैं डिस डैट वगैरह। इंटरटेनमेंट तो सबको पता है कि आज हम इंटरटेनमेंट मोबाइल से ही कर रहे हैं। कोई भी ज़रूरत होगा, हमें ये देखना है वो देखना है तो हम आराम से देख पाते हैं। डिसएडवांटेज, मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़। दुनिया में अगर किसी को मीडिया ऊपर लेके भी जा सकता है तो नीचे लेके भी आ सकता है, यह है मिस। क्योंकि अगर किसी के बारे में हम प्रोपेगेंडा फैला देते हैं न्यूज़ के थ्रू या फिर किसी भी यूट्यूब के थ्रू या किसी भी जरिए के थ्रू हम अगर प्रोपेगेंडा फैला दें, इंसान के अंदर अगर वो छवि बने हुए हैं किसी की भी, अगर हम बार बार उन चीज़ों को दिखाए किसी को तो वो कह सकता है नहीं हो सकता ये गलत है इंसान। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ के मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इंसान के जो ये होते हैं वो बहुत उसमें इफेक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन जैसे कि हम देख सकते हैं पहले 5 दोस्त अगर कहीं पे भी बैठे रहते थे तो हम आराम से दुनियावी बातें, गांव के बातें या फिर इधर उधर की बातें हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आज हम 5 दोस्त एक साथ बैठे हैं तो बात नहीं कर पाते। मसला क्या है कि सबके पास मोबाइल है, सबके पास डाटा है, सबके पास इंस्टा है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक है। सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, दुनिया भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ अपने मोबाइल से लगे रहते हैं। एजुकेशन एक ऐसा ये है, ठीक है हम मानते हैं कि उसमें फ़ायदे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है तो उसमें हम बहुत जल्दी अपने काम निकाल लेते हैं। लेकिन हमने किताब खो बैठे, जो हम अगर एक चीज़ अगर खोजते किताब में तो हो सकता है हमें और 10 चीज़ नए मिल जाते, लेकिन चैट जीपीटी ऑनलाइन एजुकेशन में जो खोजते हैं सिर्फ हमें वही मिलता है। अगर कोई एजुकेशन या फिर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाता। इंटरटेनमेंट, आज हम इस यहाँ तक आ गए हैं कि अगर हम एक वीडियो देखने में लगे तो ठीक है अच्छा लग रहा है, देखते देखते हम पूरे घंटे बिता देते हैं। बस चैट जीपीटी, गूगल किताबें खोल दी लेकिन चैट जीपीटी सोर्स में है। फायदे भी तो बताएं।